नमस्कार। जैसा कि मैंने आज सुबह अपने महाविद्यालय जाते वक्त आप लोगों से वादा किया था कि शाम को कुछ बातें आपसे परिचर्चा के रूप में करूंगा, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है और काफ़ी भारत की दृष्टि से, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और ख़ास करके भारत के एक बहुत बड़े संगठनात्मक शक्ति के रूप में आज का दिन महत्वपूर्ण था। और हम जानते हैं कि इन दिनों टेलीविज़न खोलिए, अखबार के पन्ने उलटिए तो बातें कुछ उत्पादक नहीं महसूस हो रहा है, इसलिए उसको देखने में भी इच्छा नहीं हो रही है और उसमें इन्वॉल्व भी होने की इच्छा नहीं हो रही है। साथियों, मुझे लगा कि कुछ बातें ही कर लिया जाए, कम से कम कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन मेरे लिए वही सार्थक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। इस धारणा से मैं हमेशा निरंतर आपके साथ जुड़ता हूँ, प्रयास करता हूँ कि कुछ सार्थक बातें करूँ। आज महाविद्यालय में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है और 37 करोड़ पौधारोपण का संकल्प, जो कि विश्व में एक रिकॉर्ड भी है और एक बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा सेवा भी है। एक ये घटना घटी जो कि महत्वपूर्ण दिवस हम मान रहे हैं और हम लोगों ने अपने महाविद्यालय में भी अध्यापक, छात्र, प्राचार्य, मैनेजर सबको संगठित करके हमने एक व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम किया। बहुत सार्थक रहा, लोगों ने उत्साहपूर्वक उसमें अपना सहभागिता दी और हमने संकल्प भी दिलवाया। वो करके हम मन में एक सुकून लिए घर आए हैं और थोड़ा सा आराम करके बस आपके सामने उपस्थित हैं कि कुछ बातें इस पर किया जाए कि क्यों ज़रूरी है। यह कोई स्लोगन नहीं है और यह कोई खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि आवश्यक है मानवीय सभ्यता के लिए, भविष्य के लिए। नंबर 1। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण घटना, इसलिए मैं एक अध्यापक के रूप में आपके सामने आया हूं कि इस देश में आज एक ऐसी संस्था जो विद्या से संबंधित है, विद्यार्थियों से संबंधित है और ज्ञान से संबंधित है, उसकी भी स्थापना दिवस है। जी हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि जिसका ध्येय राजनीतिक नहीं है, बल्कि जिसका ध्येय उसके मोटो में लिखा है, लोगों में लिखा है, ज्ञानशील एकता। और हम लोग जब छात्र जीवन में थे, पढ़ते थे, तो उस समय के जो नेता हुआ करते थे, तब तो सरकार नहीं थी भाजपा की, तब तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं था। आज तो सरकार में है, इसलिए सब लोग इसकी बातें कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को याद है कि ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ये परिसर में गूंजता था। उस समय छात्र जीवन में इतने गूढ़ता से हम लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज कम से कम हमें इस बात का संतोष है कि उस गूढ़ता को मैं समझ पा रहा हूं। विद्यार्थियों का ये हुजूम जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित है, तत्पर है, और आप जानते हैं कि विकसित भारत के लिए युवा भारत ही विकास की नींव रखेगा। तो ऐसे युवा भारत के ऊपर भी कुछ चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। राकेश तिवारी जी, नमस्कार। जो भी जुड़े हैं, सार्थक बहस से कुछ देर जुड़े रहेंगे, नहीं तो मैं तो बोलूंगा ही। साथियों, प्रश्न क्या उठता है अध्यापक के रूप में, अगर हम आपसे चर्चा करें तो प्रश्न क्या उठ रहा है? अर्थशास्त्री के रूप में मेरे साथ धर्म संकट क्या है? मैं किस मानवीय पूंजी का निर्माण करूं? मशीन, जिसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, दक्षता, या हम पंडित मदन मोहन मालवीय के उस लक्ष्य को जिसमें उन्होंने करेक्टर, इंटीग्रिटी और इंडस्ट्री शब्द दिया था, यानी चरित्र का निर्माण, किसको मानवीय पूंजी माना जाए? नंबर 1, हम पर्यावरण और विकास के बीच में चयन कैसे करें? क्योंकि जीडीपी बीच में आ जाता है, पूंजी का संचय बीच में आ जाता है, उस पर बहस होती है। अर्थशास्त्री के रूप में मेरे सामने धर्म संकट है। तो साथियों, विजेता कौन है? असले हम किस पर बात करें?
यदि केवल जीडीपी या पूंजी संचय के आधार पर हम आकलन करें तो यह जीवन शैली की एक बहुत बड़ी हानि, लॉस है, जिसको हम निरंतर देख रहे हैं। विकास का कुछ सार्थक मायने नहीं रह गया है। जो हम ह्रास देख रहे हैं समाज में, पर्यावरण में ह्रास देख रहे हैं, या एक राजनीतिक ह्रास देख रहे हैं। इसलिए केवल जीडीपी पूंजी संचय से बात नहीं बन रही है। किंतु जब हम एक अर्थशास्त्री के रूप में जो विषय भी है, पढ़ाते भी हैं, बाह्य प्रभाव या एक्सटर्नलिटीज जिसको हम लोग कहते हैं, या पीढ़ीगत उत्तराधिकारी जो आने वाले समय में हमारा सक्सेसर होगा, यूथ, या भावनात्मक जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, चाहे वो व्यक्ति अपने से करे, परिवार से करे, समाज से करे, राष्ट्र से करे, या विश्व से करे, तो भावनात्मक बातें और नैतिक पूंजी, इथिकल कैपिटल, अगर हम इसको शामिल कर ले अर्थव्यवस्था में, और सही मायने में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, कंटेंट्स में मैं नहीं देख पा रहा हूं, मुझे थोड़ा बेचैनी भी होती है, लेकिन अगर इन सारी चीजों को समेट कर अगर बात करें तो दोस्तों समीकरण बदल जाएंगे। हम जीडीपी आधारित जो मानक है, स्केल है, उसमें पीछे हो सकते हैं, कोई कम नहीं होना चाहिए। हमें जीडीपी की पड़ताल नहीं करना चाहिए विश्व में। भारत का अस्तित्व तो दूसरे वजह से है। लेकिन अगर हम सामाजिक उपयोगिता, इसको बोलते हैं सोशल यूटिलिटी, और समग्र सुख, प्लेजर इन टोटलिटी, वो प्लेजर जो पुरुषार्थ के कलेवर में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आनंद की पराकाष्ठा है। मैं काशी से बोल रहा हूं, जो आनंद कानन है, हमने कहा कि आनंद कानन की वापसी करनी है। तो सामाजिक उपयोगिता, समग्र सुख और सतत विकास जो विश्व कहता है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका लक्ष्य, अगर हम इस सबको जोड़ेंगे साथियों, तो यकीन मानिए हम विजेता हैं, और हमें विजेता रहना चाहिए। जो भारत हमारा देश है, अगर उस संदर्भ में बात करें तो हमें कदापि विश्व के इस अंधी दौड़ में नहीं शामिल होना चाहिए। अर्थशास्त्री के रूप में भी बोल रहा हूं, और एक अंदर से आहत सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए व्यक्ति के रूप में भी बोल रहा हूं। साथियों, आप याद कीजिए, ये सारी बातें हमारे वेद पुराण में, और गांधीवादी जो एक तरह से आदर्श विश्व के लिए माने जाते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम लोग देखा जाए तो सादा जीवन उच्च विचार हमारा जीवन शैली है। और इसीलिए मैं विद्यार्थी परिषद और पर्यावरण दोनों साथ आज का दिवस के रूप में लेक्चर देने आया हूं कि अगर नेटवर्किंग शक्ति की बात किया जाए, जो हमारे समाज की बहुत बड़ी पूंजी है, यही नेटवर्किंग विद्यार्थी परिषद का जब नींव पड़ा था 72 वर्ष पहले, तो कितना पौधे के रूप में उसको बोया गया होगा, उसके कल्पनाकारों ने क्या सोचा होगा, और वह आज वो सबसे बड़ा छात्र शक्ति है। इसलिए हमको छात्रों को प्रेरित करना होगा। जिस प्रकार छात्र विद्यार्थी परिषद की नेटवर्किंग बड़ी हो गई है, युवा हमारे सामने हैं, पर्यावरण के लिए भी इन सारे युवाओं को जोड़कर नेटवर्किंग बनानी होगी और समग्रता पर बात करनी होगी। पर्यावरण की रक्षा, परिवारों को जोड़ना और सामाजिक लाभ को गुणित करना, डबल करना। हम सोशल बेनिफिट के बारे में सोचें, राष्ट्र का निर्माण तभी होगा। क्यों महत्वपूर्ण है? जब उत्तर प्रदेश की सरकार ये बात कर रही थी साथियों, हम क्यों जुड़े? हमने अपने विद्यार्थियों से कहा कि 37 करोड़ का पौधारोपण। तो मैंने इकोनॉमिक्स की भाषा में उनको समझाया कि एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय कार्बन, जिसको हम लोग कार्बन क्रेडिट कहते हैं, विश्व में मांग है, इसकी कमी हो रही है, भारत उसका बहुत बड़ा आधार बन सकता है। तो 37 करोड़ का उत्तर प्रदेश में पौधारोपण एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय कार्बन और बहुत बड़ा इसका सामाजिक और आर्थिक लाभ होने जा रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश कितना घनत्व वाला है,
यहां पर इतना बड़ी संख्या में पौधारोपण। आप जानते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था। हमने बार बार कहा कि मैं उत्तराखंड के दौरे से आया हूं, शैक्षणिक आध्यात्मिक सब, और मैंने देखा कि जब एक रहा होगा वही उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का हरियाली का गहना हुआ होगा, तो शायद वो गहना उतरा होगा। आज हम दोबारा उस गहने को अपनी मां को पहनाने जा रहे हैं। और साधुवाद है योगी सरकार को, पूरे हमने देखा कि सब में उत्साह था, सब ने खूब लगाया और सब में सार्थक उत्साह नजर आया। साथियों, यह पौधारोपण एक पर्यावरणीय पुनरुत्थान का साधन बन सकता है। राज्य में अगर 37 करोड़ पौधा जो बाद में वृक्ष बनेंगे लगाया जाए, और हम मान भी लें, परिकल्पना ने हम सार्थक और सत्य बात बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट यह है कि सब नहीं लगेगा। हालांकि सरकार कह रही है कि सब लग जाए, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग केवल नारे, बहुत सारे लोग केवल फोटोग्राफी, बहुत सारे लोग केवल शो, बहुत सारे लोग केवल एक बधुआ ड्यूटी के रूप में इसको मानकर लगाते हैं। और हम ये मानते हैं कि अगर 40% ये पहुंच जाए, बच जाए, 37 करोड़ में परिपक्व हो जाए, तो आप जानते हैं क्रांति हो जाएगी, दुनिया अचंभित हो जाएगी। क्योंकि इसमें न केवल कार्बन अवशोषण के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमें सहायता मिलेगी साथियों, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यहां की आजीविका और यहां का सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसमें मूलभूत और व्यापक सुधार होगा। यह लक्ष्य है साथियों। लक्ष्य केवल स्लोगन नहीं है, यकीन मानिए। मैं आपके बीच इसीलिए मुझे मन कर रहा था कि मैंने स्वयं इस पर योगदान दिया और मैं इस पर कुछ बोलना चाहता ताकि कुछ संदेश युवाओं में पहुंचे। ये इसका आप जानते हैं, अगर हम वृक्ष की बात करें या पौधे की बात करें तो 40% का मतलब क्या हुआ 37 करोड़ में? 14.8 करोड़, 14.8 करोड़ वृक्ष भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे। कितनी हरी भरी हमारी धरती उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यह कल्पना अगर सारे प्रदेश वालों कर ले तो हमारा देश अर्थव्यवस्था का ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि दुनिया जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सोच रही है वो यहां उपस्थित हो जाएगा। साथियों, जो कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं यहां बताने की आवश्यकता नहीं, हम लोग क्लासरूम में वगैरह बताते हैं, कुछ इसमें इकोनॉमिक्स के, एनवायरमेंट साइंस के लोग एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक अंदाजा हमने लगाया तो अगर वैश्विक बाजार में देखा जाए, जिसमें वैश्विक बाजार में कार्बन क्रेडिट को भुनाया जा सकता है, एक नया प्रस्ताव आया है, तो औसतन $4 प्रति क्रेडिट, $4 प्रति क्रेडिट हमें ये मिल जाएगा। इस कार्बन क्रेडिट की बात करें और इसकी संभावित आय अगर हम 40% यानी लगभग 12 करोड़ वृक्ष की बात करें तो हमें 2200 करोड़ आने वाले समय में, मैं ये परिकल्पना नहीं कर रहा हूं, एक मोटे मोटे कैलकुलेशन में 2200 करोड़ की संभावित आय उत्तर प्रदेश को मिल सकती है। आप याद कीजिए, महाकुंभ हुआ था तो हम लोगों ने 3 लाख करोड़ से अधिक की बात कही थी, लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ऐसी बात नहीं है। वो महाकुंभ एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार था जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी। और अब 37 करोड़ लगा के अगर हम 12 करोड़ बचा रहे हैं तो आने वाले 10-20 वर्षों में 2200 करोड़ का ये आर्थिक आय भी हो सकता है। ये मैं आपको एक तरह से कैलकुलेशन करके बता रहा हूं साथियों। और दूसरी बात, ये पूरा अभियान केवल एक वृक्षारोपण का सांकेतिक अभियान नहीं है। बच्चों को बताना है, युवाओं को बताना है, लोगों को बताना है, सबको जानना चाहिए कि वायु गुणवत्ता में भारी सुधार होगा जिसकी कमी होती जा रही है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अत्यधिक प्रदूषित हो चुका, बनारस भी प्रदूषित हो रहा है। जहां PM
पीएम जो है, जो मेजरमेंट है वायु गुणवत्ता का 2.5, और पीएम 10 में 15 से लेके 20% तक गिरने की संभावना हो जाएगी। जलवायु का विशेष संतुलन हो जाएगा। वर्षा की देखिए, बनारस में बादल हो रहा है, बरस नहीं रहा है, चला जा रहा है। तो ये आने वाले समय में वृक्षारोपण से, पौधारोपण से वर्षा की स्थिरता में वृद्धि होगी। विशेषकर देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी समस्या जिस पर हम लोग काम करते हैं, पूर्वांचल का पिछड़ापन, बुंदेलखंड का पिछड़ापन, दोनों ही पिछड़ेपन के शिकार रहे हैं। तो इससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में एक तरह से हरियाली आ जाएगी, आर्थिक उत्थान होगा, भूजल स्तर में संवर्धन होगा, जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होने जा रही है इसकी वजह से, जो आज हम लोगों ने शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे फादर इन लॉ प्रोफेसर आर.सी. तिवारी हमेशा सॉइल साइंस के प्रोफेसर और हेड रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनसे लगातार बात होती थी, मृदा ही जीवन है, जल ही जीवन है तो मृदा भी जीवन है। जल जान बचाता है तो मृदा संस्कृति और संस्कार बचाता है। तो मृदा संरक्षण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कटाव रोकने में सहायक होगी, अगर ये हम सफलतापूर्वक आज से शुरू हुआ काम अगर कर लेंगे साथियों। और यही नहीं, एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से मैं एक बात और बताऊंगा, इसको फ्लोट कीजिए कि रोजगार का भी सृजन होगा इससे। ये केवल हरियाली नहीं है, बल्कि वृक्षारोपण, रख रखाव, नर्सरी संचालन, ये सब के स्कोप बढ़ेगा। और 15 से 20 करोड़ लगभग मानव दिवस का रोजगार पैदा हो सकता है, अगर इसको हम लोग इस दृष्टि से देखें। कृषि वानिकी या कृषि वनीकरण की आय बढ़ेगी, जैसे आंवला, नीम, जैसे आज हम लोगों ने नीम लगाया, आंवला लगाया। हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब जिसके सानिध्य में हमेशा बोलता हूं, वो पूरा हमारे परिसर को आंवला, नीम, आम, इवन कटहल, हर तरह के इस तरह के लगा चुके हैं, और इसका हम लोग फल अभी ले रहे हैं। भाई साहब चले गए, कहते थे हम तो लगाए, तू लोग एकर मजा लेबा। ये वर्तमान का भविष्य के प्रति स्नेह है। तो आंवला, नीम, सहजन, चंदन, इस तरह के वृक्षों, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डबलिंग दी फार्मर्स इनकम, इस तरह के अगर वृक्ष लगाएंगे तो उनकी आय में भी वृद्धि होगी। और जो स्वास्थ्य है, जिस सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है इस देश में, और वो भी पर्यावरण की वजह से हो रहा है साथियों, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत सारी बीमारियां प्रदूषण की कमी होने से खत्म होंगी। और सबसे प्रमुख बातें जिसको कि समझना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश को देखा देखी, उत्तर प्रदेश में तो होगा इको परिवर्तन या हरित नगर विकास, इस तरह के गलियारा, जिसको इको पार्क या पर्यटन के रूप में हम कह सकते हैं, ये शहरी जीवन में बहुत बड़ा सुधार लाएगा। तो केवल 37 करोड़ पौधारोपण एक संकल्प नारा वाला नहीं है, इसका विश्लेषण कीजिए तो हम कर रहे हैं अध्यापक के रूप में, और विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस में इसलिए कर रहे हैं कि सारे यूथ सुने, इस पर काम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आने वाले समय में नेट जीरो लक्ष्य जो हमारा 2070 का है, 2047 में विकसित भारत, 2070 में नेट जीरो लक्ष्य, उसमें हम सहयोग करेंगे, कार्बन बाजारों में भागीदारी करेंगे, विदेशी मुद्रा का अर्जन करेंगे और हरित कोष की स्थापना करेंगे साथियों। इसीलिए प्राकृतिक पूंजी को सशक्त करके हम हरित जीडीपी में योगदान कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है, इस पर आपको काम करना चाहिए। आज का संदेश व्यापक है, विश्व के लिए है, हमारे लिए तो है, हम तो कर ही रहे हैं। और इसकी चुनौतियों को समझिए, का समाधान कीजिए। जैसे सूखा क्षेत्रों में वृक्षों का जीवित रहना बहुत बड़ी चुनौती है, जो वृक्षारोपण पूरे देश में होगा, राजस्थान भी उसमें शामिल है, बुंदेलखंड भी शामिल है, उसको जीवित बनाए रखना है। कैसे होगा, इसको हमें कटिबद्धता से सोचना चाहिए। निगरानी की कमी है, लगा देंगे भूल जाएंगे, गाय खा लेगी, कोई पैसा लगा के
तो कॉरपोरेट सेक्टर की जिम्मेदारी कि कैसे वो वृक्षों को बचाने के लिए आगे आए। हम कम से कम 40% या 30% तो बचा लें। तो निगरानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है, जिस पर हमें ध्यान देना होगा। और भूमि की उपलब्धता, जैसे हमारा घर का एक सीमित है, हमारे यहाँ बल्ब उड़ गया तो हम एक सार्वजनिक स्थल पर देख रहे हैं, महाविद्यालय में भी हमने लगातार वृक्षारोपण किया, वो भर गया। तो भूमि की उपलब्धता, बंजर भूमि खोजिए, प्रति भूमि खोजिए, और ग्राम पंचायतों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना डालिए साथियों। और इसके लिए वित्तीय सहायता की अपील करना चाहिए। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे आना चाहिए और सरकारी योजनाओं से जुड़कर एक इंटीग्रेटेड प्लान बना लें, जिसकी की शुरुआत आज हम लोगों ने किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये बहुत ही बड़ा परियोजना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक रूपांतरण की दृष्टि में एक बहुत ठोस कदम है। इसकी हम सराहना करते हैं, इसके हम संकल्पित हैं इसके लिए, और हम अपने तरफ से भी पौधारोपण में सहयोग कर रहे हैं साथियों। और यह नीति न केवल जलवायु न्याय, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्लाइमेट जस्टिस, जो सबसे अधिक जिसकी बार गरीबों को पड़ती है। अगर सूखा हो गया तो गरीब मरेगा, पानी नहीं बरसेगा तो किसान मरेगा, ये दोनों नहीं होगा तो महंगाई से आम जनता मरेगी। इस पर सोचना चाहिए, एक तरह से जलवायु न्याय की ओर बढ़ा जाए और भारत को वैश्विक हरित नेतृत्व में हम अग्रणी कैसे बनाएं, इस पर काम करना है। मिलकर आइए काम किया जाए। ये पहला विषय जो आज हम लोगों ने देखा है प्रदेश में, जिसके हम साक्षी बने हैं, हम आपको संबोधित कर रहे हैं कि इस पर विचार कीजिए कि ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी युगांतर और भविष्य के लिए निवेश करने वाली योजना पर काम हुआ है, जो सार्थक है, विश्व को मैसेज देने वाला है। दूसरा साथियों, दोनों को जोड़ रहा हूं, एक तो हरी भरी धरती, दूसरा हरा भरा समाज कैसे हो। और बिना युवा के समाज की कल्पना सांस्कृतिक तौर पर हम नहीं कर सकते हैं। दुनिया बिगड़ रही है, भारत बिगड़ने के रास्ते पर ग्लोबलाइजेशन के बाद आया, यूथ कुछ इधर उधर डामाडोल हो रहे थे। कैसे एक संगठन 1949 में गठित होता है और आज भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, ये संगठन की बात कर रहा हूं। पर्यावरण किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, ये देश प्रदेश और पर्यावरण का एजेंडा है। कैसे एक सूत्र में बंधे, और अगर विद्यार्थियों का कोई संगठन है और हम विद्यार्थी, हमारा अध्यापकीय उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं, उन्हीं के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो ऐसे संगठन में अगर हम संस्कार, एकता, हमने कहा ना ज्ञानशील एकता का सूत्र पिरो दें और कुछ समझाएं कि इसका अर्थ समझिए, तो कितना क्रांतिकारी युगांतकारी परिवर्तन हो सकता है साथियों। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बहुत सारे संगठन है, लेकिन विद्यार्थी परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद का प्रसार करना। राष्ट्रवाद किसी देश की सबसे बड़ी मजबूत तत्व होता है। आज बदलती हुई दुनिया में देखिएगा, अगर भारत में राष्ट्रवाद नहीं होगा तो भारत बिखर जाएगा। चरित्र का निर्माण देखिए, परिवार टूट रहा है, चरित्र गिर रहे हैं, संबंधों का तार तार होते हुए हम लोग रोज देख रहे हैं। संबंधों का कोई मायना ही नहीं है, कोई किसी को समझा नहीं पा रहा है। शिक्षा के नाम पर चरित्र की गिरावट हम जैसे अध्यापकों को तो मंजूर ही नहीं हो सकता है। हम तो पंडित मदन मोहन मालवीय के स्थान के अध्यापक हैं, कैसे हम करेक्टर के बिना अध्यापकी कर पाएंगे? ये एक सोच वाली बात है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जो आज मनाया जा रहा है। हम समस्त करोड़ों उन जुझारू युवाओं को जो परिषद से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, वो देश के युवा हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित रहे, इस पर हम विचार विमर्श